नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आपका स्वागत है। हर सप्ताह ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते ताकि आप अपने शेयर बाजार से जुड़ी हुई उलझनों को सुलझा सकें। यह सप्ताह शेयर बाजार के लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा, जहां एक तरफ हमने शेयर बाजार को ऊंचाइयों पर जाते देखा, रिकॉर्ड लगाते हुए देखा, तो वहीं दूसरी तरफ सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र के अंदर जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली हावी हुई, तो उसको ऊपरी स्तर से गिरावट में हमने जाते हुए भी देखा। लेकिन इन सब के बीच आपकी रणनीति क्या हो, कहां पे आप निवेश करें और कहां से पैसा निकाल करके मुनाफा वसूली कर ले, इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। कई आईपीओ भी बाजार के अंदर आ रहे हैं, इन आईपीओ में क्या कुछ आपकी रणनीति हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आपके तमाम उलझनों को और आपके सवालों को सुलझाने और उनको जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रवि, जो कि एक शेयर बाजार विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रवि इस कार्यक्रम के अंदर। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप अपने सवालों को पूछना चाहते हैं डॉक्टर रवि से, तो 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। नंबर है 011-2309-7663 और 233-86682। ये 2 नंबर आपके लिए अगले आधे घंटे के लिए खोल दिए गए हैं ताकि आप अपनी शेयर बाजार से जुड़ी तमाम चीज़ों को, उलझनों को, सवालों को सीधे डॉक्टर रवि तक पहुंचा सकें। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके फ़ोन्स का भी हमें इंतजार रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन रवि से समझने की कोशिश करते हैं। रवि, ये सप्ताह आपने देखा कि हम रिकॉर्ड स्तर पर भी जाते हुए दिखाई दिए, वहाँ पे होवर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आखिरकार जो दबाव हमने देखा, येस बैंक ने जिस तरह से एनपीए जो अंडरस्टेट किए हैं, इसके वजह समूचा जो बैंकिंग सेक्टर उस पर आउटलुक क्या आपका इस समय पर निकल करके आ रहा है? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो पूरे मार्केट की अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो अभी तो फिलहाल मार्केट पूरी तरह से बुलिश टोन में है, यानी तेज़ी की तरफ है। और अगर इस समय बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो बैंकिंग सेक्टर में अब तक 30% से ज़्यादा तेज़ी आपको सभी शेयरों में देखने को मिल चुकी है, जहाँ तक आप देखें तो। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा एनपीए या ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो थोड़ा ज़्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल के या बैंकिंग के या कंस्ट्रक्शन के इन सेक्टर्स में अभी भी दम काफ़ी देखने को मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि अभी मार्केट में काफ़ी हद तक एक तेज़ी का ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन जो येस बैंक को लेकर के क्या आउटलुक आपका रहेगा, क्योंकि हमने 5% तक इस शेयर को गिरते हुए देखा है आखिरी कारोबारी सत्र के अंदर? देखिए येस बैंक में ये ज़रूर है कि एक बार चूँकि एनपीए को लेकर के एक गंभीरता देखने को मिली है, तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, और ख़ास तौर से जो जिनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 साल से 3 साल के बीच में होता है, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ऐसा करेक्शन मिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन इंतज़ार करें 1-2 दिन, 1-2 सेशन में अगर क्लोजिंग प्राइस जो है वो पिछले क्लोजिंग प्राइस से नीचे नहीं होता है तो आप उसको फिर से खरीद सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करके खरीदें तो मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स आपको 1 साल के अंदर और फिर से देखने को मिलेंगे। यानी कि चलिए शॉर्ट टर्म ये हमने थोड़ा बहुत ग्लिच जो देखा है बैंकिंग सेक्टर में, खास करके जो कुछ येस बैंक में जो खबर आई थी उसको लेकर के, लेकिन एक अच्छे खासे यहाँ से रिटर्न्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी गिरावट पे खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए अगले जो कॉलर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इस समय पर, भगवान जेणा हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं, सवाल ले लेते हैं। जेणा साहब, स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। क्या सवाल है आपका? जीणा जी क्या? हाँ नमस्ते, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर मेरा ये सवाल है, पहले तो शॉर्ट टर्म में अभी नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा बैंकिंग सेक्टर सही रहेगा? ठीक है। और दूसरा सवाल है सर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और डिश टीवी, इसका नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा स्ट्रैटेजी? एक तो आपने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बताया, क्या आपने खरीदा हुआ या फिर खरीदने की सोच रहे हैं आप? खरीदने की सोच रहे हैं सर। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा स्टॉक बताया आपने? और एक सर डिश टीवी सर। डिश टीवी? जी सर। ये भी आप खरीदने की सोच रहे हैं? जी सर। ठीक है, और आपका होराइजन कितना रहेगा जेणा साहब? क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए? ऑप्शन के लिए पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, आप ऑप्शंस के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल किया। ऑप्शंस में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी डिश टीवी की, यहाँ तक बात की जाए या फिर पीएफसी की बात की जाए तो क्या? देखिए दोनों ही शेयर काफ़ी तेज़ी में हैं, और लगभग अगर पिछले 6 महीने से देखें तो जैसे पीएफसी की बात करें तो 159 के पास शेयर ट्रेड हो रहा है। 120 रुपए से रैली स्टार्ट हुई, 160 रुपए तक पहुंच चुकी है, और मैं समझता हूं अभी फिलहाल इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। एक करेक्शन अगर मिलता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर आप ऑप्शन में स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हैं तो 155 का एक कॉल खरीद के आप चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी हद तक एक तेज़ी का ट्रेंड बना रहेगा। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको 180 रुपए तक के लेवल पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने डिश टीवी की
बात की, 97 रुपीज़ का शेयर इस समय चल रहा है, 110 रुपये का एक हाई बना चुका है और अभी एक करेक्शन मोड में थोड़ा सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो 85 रुपये की स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय करके चलें। 125 रुपये तक का टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है, फंडामेंटली भी काफ़ी हद तक इसमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली है। क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, 38% तक का एक पुल बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। चलिए, तो दोनों ही काउंटर्स को एक तरह से हरी झंडी दिखाते हुए इनको आप पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं और इनको लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसी बीच हमारे साथ ए राजन जुड़ रहे हैं बेलगाम से। स्वागत है राजन साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ऑप्शन है बताइए। यस बैंक का आपने ऑप्शंस खरीदा हुआ है? फेडरल बैंक का खरीदा हुआ है, ठीक है। हाँ। किस भाव पर है? 100 का पुट है, 70 पैसा में बाय है, 3 लॉट आपके हैं। हाँ, और 70 पैसा में। ठीक है, इसके अलावा और कोई सवाल आपका राजन साहब? नहीं, कोई। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए राजन जी। फेड बैंक में क्या करेंगे? देखिए, फिलहाल तो फेड बैंक में थोड़ी तेजी है, लेकिन आपने 100 का पुट बाय किया है और जो अभी 1 से 2 दिन में थोड़ा सा इस फेडरल बैंक में अगर देखें तो 118 रुपये से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और मैं समझता हूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग आपको 105 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है पुट में, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये 105 के पास आता है तो आप अपने पुट की वैल्यू को ज़रूर बुक कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं या स्पॉट लेवल देख रहे हैं तो 120 रुपये के ऊपर जाते ही आपकी पुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मुझे लगता है उसमें तब आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन आप अभी 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे के लिए आप इंतज़ार करें, एक करेक्शन मिलेगा, प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। चलिए, तो प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। इस बीच में हमारे साथ शिवम जुड़ रहे हैं बीकानेर से। स्वागत है शिवम आपका इस शो में, क्या सवाल है आपका? नमस्ते, और रवि सर को, दोनों को नमस्कार। सर, मेरे को इंफ्रा में और पावर सेक्टर में निवेश करना है, तो सर 50 से 100 रुपए की रेंज में सर 5 शेयर बताएं इंफ्रा में और पावर में। सर, अडानी पावर में निवेश कर सकते हैं, रिलायंस पावर में निवेश कर सकते हैं? आपने चूंकि खुद 2 नाम लिए, कोई आप PSU बैंक मेरे पास पड़े, एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे लेना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? सर, बहुत एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई NPA की दिक्कत है तो नीचे आ सकते हैं, तो सर। चलिए, आपने जल्दबाजी में बहुत सारे सवाल कर लिए, लेकिन ऐसे ये सवाल जो आपका है और कई दर्शकों के लिए भी होगा। इंफ्रा और पावर के लिए आप शायद ऐसे शेयर जानना चाहते हैं जिनकी कीमत शायद 100 रुपये से कम की हो, उसी को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि धीरे धीरे इसे, लेकिन इंफ्रा और पावर सेक्टर की हालत दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है इस समय पर। शिवम के जैसे जो लाखों लोगों के सवाल होंगे कि इंफ्रा पावर में कहाँ पैसा लगाया जाए, और सबसे बड़ा इनका कैच है 100 रुपये से कम के कोई शेयर बता दीजिए। क्या ऐसा कोई आपके पिटारे में है ऐसा शेयर? शिवम जी, सबसे पहले अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे और पावर में आपने अदानी पावर जो शेयर का नाम लिया, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा शेयर है। मुझे लगता है इसको आपको ज़रूर होल्ड करना चाहिए और इसी में आपको ऐड ऑन पोजीशन भी करनी चाहिए। ज़्यादा पावर सेक्टर में अभी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ना देखें, क्योंकि और पावर सेक्टर में अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिले हैं। बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो टाइमलाइन पे हैं। तो मुझे लगता है अदानी पावर एक अकेला शेयर है जिससे कि आपने रखा है और बहुत अच्छा शेयर है। दूसरा, आपने जो फाइनेंस की बात करी, अभी हम PFC फाइनेंस की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो एक इनके लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। और एक और शेयर है जो कि 104 रुपये का टूरिज्म फाइनेंस, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो आप ये शेयर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट हमेशा ना करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उन शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें जिनके फंडामेंटल गुड हैं। आपने कुछ बैंकिंग सेक्टर अभी बोले कि आपने होल्ड कर रखे। देखिए, बैंकिंग में जब भी कोई किसी भी सेक्टर में आपको तेज़ी देखने को मिलती है और तेज़ी करीब आपको 15 से 20% तक की देखने को मिलती है, तो मैं हमेशा आपके जैसे इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि एक बार अपने प्रॉफिट को बुक करना ना भूलें। यानी कि अगर सपोज करिए आपने 100 रुपये लगाए और आपको 120 रुपये मिल रहे हैं, तो आप अपने उसका 50% पोजीशन ज़रूर बुक कर लें। और जब उसमें एक करेक्शन हो, यानी कि 3 से 5% के बीच का करेक्शन हो, तो जो आपने 50% प्रॉफिट बुक किया है उस प्रॉफिट उसको वापस से इन्वेस्टमेंट करें और उसी शेयर को फिर से खरीद लें। क्योंकि रैली हमेशा देखने को मिलेगी, लेकिन रैली के साथ अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा और स्ट्रांग होता है और नए इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके साथ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी आपको पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा।
चलिए उम्मीद करते हैं कि जो रणनीति आपको रवि ने बताई कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, नहीं तो आप अपने स्क्रीन पे केवल मुनाफों को स्क्रीन पे आता हुआ देखेंगे, पर वो नोशनल गेन होगा, वो असल में आपको गेन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो असल में गेन बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, सेल कीजिए और मुनाफा जरूर कमाइए जब भी आपको अच्छे खासे मुनाफे मिल रहे हो। इसी बीच पूजा अब हमारे साथ जुड़ रही है कोल्हापुर से। पूजा, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मुझे जानना चाहते कि नेक्स्ट वीक में बैंकिंग सेक्टर का क्या रहेगा, कौन सा बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई बैंकिंग स्टॉक्स जानना चाहते हैं, यही सवाल है आपका? हाँ सर, और एक है मुझे HDIL और बायोकॉन का नेक्स्ट वीक का क्या प्रेडिक्शन रहेगा उसका? आपका बायोकॉन सवाल तो मुझे समझ में आ गया, इसके अलावा कौन सा पूछा आपने? HDIL, ठीक है। पूजा, आपसे समझना चाहेंगे कि आप लंबा निवेश का नजरिया रखती हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड या जो 3-4 महीने के लिहाज से जो ट्रेड्स होते हैं उसके लिहाज से आप सवाल पूछ रहे हैं? शॉर्ट टर्म ऑप्शन के लिए जो 1 महीने के। अच्छा, आप ऑप्शंस की ही बात कर रही है खास तौर पर? हाँ, चलिए, आज ऑप्शन के मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने कॉल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोई स्पॉट के बारे में पूछ नहीं रहा, सब ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। लगता है सब जल्द से जल्द मालामाल होना चाहते हैं रवि। लेकिन हाँ, क्या राय देंगे आप पूजा को? ये बायोकॉन की बात कर रही है, HDIL की बात कर रही है, बैंकिंग में कोई अच्छा काउंटर जानने की कोशिश कर रहे हैं। यस बैंक जो कि 1500 के नीचे अब आ चुका है, क्या लगता है, क्योंकि हमने इसका QIB भी एक तरह से फेल होते हुए देखा, अब ये खबरें जो इस तरह से आ रही है रवि इस समय पर कि NPA में जो अंडरस्टेट किया है, क्या यस बैंक ये जो न्यूज आई है इसके बारे में 1500 के नीचे फिसल रहा है, क्या इसमें अब रणनीति बनाई जाए या और कोई बैंकिंग काउंटर आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पे? पहले इनके 2 शेयर लेता हूँ मैं जी। इन्होंने HDIL पूछा, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, 92 रुपीज़ का शेयर है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और मैं समझता हूँ 120 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर आपने बायोकॉन कहा, ये थोड़ा निगेटिव है, इसके लिए मैं कहूँगा कि आपके पास अगर शेयर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। 981 रुपये इस समय चल रहा है और इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन आपको 850 रुपये तक का लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पुट बाय करके चलें, खास तौर से 950 वाली। दूसरी तरफ जैसे यस बैंक की बात करें, देखिए यस बैंक में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में चूंकि यस बैंक 1500 रुपये का शेयर है और मैं समझता हूं कि जो 1500 रुपये के शेयर होते हैं उनमें थोड़ा सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से बचता है, हाई वैल्यू शेयर हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ से 1-1.5% का करेक्शन यस बैंक में आपको और देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ में अभी हम ही इसी कॉलर शो में बात कर रहे थे, फेडरल बैंक जैसे मैंने बताया कि काफ़ी पॉजिटिव है, विजया बैंक आपको काफ़ी पॉजिटिव नजर आएगा, आपको साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आएगा और ये शेयर आप से 200 रुपए के बीच में है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 बैंक ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक एक डिफेंसिव सेक्टर प्ले करते हैं और साथ में पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल रही। मुझे लगता है आप इस पे ऐड ऑन करें, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आप IDFC बैंक को ना भूलें, क्योंकि वो 63 रुपये 64 रुपये का है और इस समय जो उनका बिजनेस फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है उसमें आपको काफ़ी अच्छा एक तेज़ी देखने को मिल सकती। और एक और बैंक है जो कि बैंक ऑफ इंडिया है, मुझे लगता है ये शेयर में एक बार 130 रुपये से रैली 180 रुपये तक की आपको देखने को मिली है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, बहुत जल्द आपको 225 रुपये तक का नजर आ सकता है। चलिए, तो रवि ने अपने पिटारे कई सारे शेयर निकाले हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, साथ ही साथ बायोकॉन को हालांकि उन्होंने रेड सिग्नल दिया, उसमें निवेश ना करें फिलहाल के लिए, लेकिन जो HDIL का काउंटर था वो उसमें आप निवेश कर सकते हैं और बाकी जो बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि 100 रुपये के आसपास भी जिनका भाव है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, अब इस बीच हमारे साथ विजय जुड़ रहे हैं दिल्ली से, विजय कुमार यादव। स्वागत है विजय आपका, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली सर मैं अभी 12th करी है और मैं इसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मतलब मेरे को ये चाहिए कि उसके लिए मेरे को पहले क्या करना चाहिए? ठीक है विजय, इससे पहले घर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई फ्रेंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी आपने किसी को देखा इन्वेस्टमेंट करते हुए? ये आइडिया आया कहाँ से आखिर आपके घर के, आपको इन्वेस्ट करना है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है? एक्चुअली मेरे फैमिली में तो कोई बिलोंग नहीं करता इस फील्ड से, पर मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ। आप कॉमर्स स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट हैं? नहीं, एक्चुअली साइंस स्टूडेंट हूँ। आप साइंस स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। विजय ने सवाल तो किया, 12th स्टैंडर्ड पास करके साइंस स्टूडेंट है, कह रहे हैं कि अब शेयर बाजार में कूदना है, हो सकता है शायद करियर भी बना ले अपना। कहाँ से शुरू करें? क्या विजय शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? मैं समझता हूँ इनको पहले बात तो विजय जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि ज़्यादातर हिंदुस्तानियों का ये क्वेश्चन होगा एक तरह से कि मैं इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करूँ, और आप आज अर्ली एज में स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आपके पास सीखने के लिए स्कोप बहुत बड़ा है और आप
इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए सबसे पहले आप किसी ब्रोकिंग हाउस के पास आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता है उसी तरीके से आपके जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, जैसे आपके मोतीलाल ओसवाल है, एसएमसी है, या फिर ऐसे कई ऐसे ब्रोकिंग हाउसेज हैं जिनमें कि आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट का सिंपल प्रोसीजर है, जो केवाईसी नाम आप बैंक को ओपन करने के लिए, बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए खोलते हैं, वही आपको यहाँ पर ब्रोकर के पास खोलना होगा। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप चूंकि अभी ग्रोइंग उसमें हैं, इन्वेस्टमेंट भी देखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप छोटा इन्वेस्टमेंट करें। जैसे देखिए स्टॉक मार्केट में 10 रुपए से लेकर 1 रुपए से लेकर के आपको 15,000 20,000 तक के शेयर, 40,000 तक, 70,000 तक अब तो शेयर आ चुका है। बिल्कुल, कई शेयर्स तो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इसको अभी ऐसा करें कि आप सिर्फ 500 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी पॉकेट मनी है, और कुछ सेक्टर्स को सेलेक्ट करें, उनके ऊपर स्टडी करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप अपने घर में सजेशन देना चाहते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको 10,000 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कहूँगा कि आप ब्रोकिंग हाउस के पास जाएँ, अकाउंट भी खुलवाएं, लेकिन उनसे कहें कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि उसको आप लेते हैं तो उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है जिसमें कि आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन आप ले सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन इन सब के लिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, पहले अकाउंट खुलवाना होगा। तो वहां जाएं, अकाउंट खुलवाएं और उनकी रिसर्च के साथ ये क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा अच्छा है। छोटा सा इसमें ऐड कर दूं, रवि जो आपने कहा, ब्रोकर के पास जाए नहीं, गूगल पे आज टाइप कर लीजिए हाउ टू आई वॉन्ट टू ओपन डीमैट अकाउंट, कई सारे लिंक उसमें खुल जाएंगे। आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और जितने ब्रोकर्स है वो आपके घर पे आने को तैयार हो जाएंगे। खाली अपना पैन कार्ड तैयार रखिए और एक कैंसिल चेक तैयार रखिए और 2 फोटोग्राफ तैयार रखिए। ब्रोकर्स आपके घर पे आने के लिए शुरू हो जाएंगे और आपको फोन कर करके परेशान भी कर देंगे कि आप उनसे डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कहने का मतलब ये है आप घर बैठे बैठे ही डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैटेरियलाइज अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें कागज में नहीं, बिल्कुल डीमैट फॉर्म में आपके जो शेयर्स रहते हैं। तो आप जल्दी ही शुरू करेंगे शेयर बाजार में निवेश की उम्मीद करते हैं। चलिए इसी बीच धर्मपाल गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल कीजिए अपना धर्मपाल जी। सर, मैंने पिछले वीक ही डॉक्टर रेड्डीज डॉक्टर लाल पैथ, ठीक है, ये खरीदे थे 980 रुपए में। ठीक है, तो अब ये कल एकदम से 8% के करीब गिर गया था। ऐसा क्या न्यूज है, क्या मैं इसे रखूं या निकाल दूं, क्या करूं? मुझे तो ये बहुत अच्छा शेयर लगता था। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और शेयर है आपके पास धर्मपाल जी? हाँ सर, बहुत सारे हैं। यूं तो जीवीके पावर भी है, बहुत पुराना है, उसमें भी बहुत लॉस जा रहा है मुझे। जीवीके पावर के बारे में? और सर एक लॉस मेकिंग एक और है इसका, आलोक इंडस्ट्रीज का, वो भी पुराना पड़ा हुआ है। इसके इन तीन आलोक किस भाव पे लिया है आपने? खासकर लाल पैथलैब के बारे में जरूर बताइए। लाल पैथ के बारे में होप से ये लिया था। ठीक है, जान लेते हैं क्या कुछ रणनीति हो डॉक्टर लाल पैथ्स के अंदर। अच्छे खासी आईपीओ में लिस्टिंग के बाद में कल जब 7% तक गिर जाता है, कोई भी इन्वेस्टर घबरा जाएगा, आखिर ऐसा हुआ क्या कि लाल पैथ जैसा काउंटर गिर जाता है? क्या कुछ इसमें अब रणनीति हो इसमें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। इनके 4th क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसकी वजह से है 980 रुपये के पास शेयर चल रहा है। और फिलहाल अभी मैं समझता हूँ कि एक बार थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये शेयर अभी 950 रुपये तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कम से कम यहाँ से अभी 1 से 1.5% तक की गिरावट और देखने को मिलेगी। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ज़रूर एग्जिट कर लें। बाकी आपने जो 2 शेयर बताया उसमें अगर पहला आलोक इंडस्ट्रीज़ लें तो मुझे लगता है कि वो भी शेयर जो है वो काफ़ी हद तक एक निगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। इनके रिजल्ट में देखें तो लॉस जो है वो 1212 करोड़ का इनका लॉस रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग निकाल सकती है। पैसा निकाल के कोई अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर में शिफ्ट करने की रणनीति बताएंगे? इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया कितने पे किया था? ये आलोक इंडस्ट्री का आई थिंक 18-19 से कम में नहीं होगा। अब तो 3-4 रुपये का भाव चल रहा है। सर 3 रुपये 53 पैसे रेट चल रहा है। मुझे लगता है आपका पूरे पैसे लगभग डूबने की स्थिति में हैं, तो बेटर होगा कि आप इससे पैसे निकाल लें और थोड़े कम शेयर खरीदें, लेकिन लिक्विड शेयर खरीदें जिनमें अच्छी लिक्विडिटी है। और एक तीसरा शेयर इन्होंने और जीवीके में भी आप देखेंगे तो इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल ये स्टॉक अभी जीवीके पावर पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में। मैंने जैसे अभी बताया कि पावर में अगर आपको खरीदना है तो आप अदानी पावर खरीदें। इस पावर सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिल रही है। लाल पैथ में और एवरेज कर लें 900 रुपये के भाव पे अगर आ रहा है तो क्या इस समय एक्यूमुलेट और करके एवरेज आउट करें, या फिर
अभी थोड़ा बचे उस चीज़ से? अब मुझे लगता है अभी चूंकि लॉस शो किया है कंपनी का, और चूंकि यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड एक देखने को मिला है, 7% का एक करेक्शन है, तो मैं समझता हूँ अभी ये करेक्शन 10% तक टोटल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी एवरेज करने से बचना चाहिए। और लोअर साइड पे अगर देखें तो 880 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उन लेवल्स पे आता है तो एवरेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन सुलझी होगी इन तमाम स्टॉक्स को लेकर के। अब इसी बीच सीपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। मिश्रा जी, स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरे पास में क्या है, 8000 KS ऑयल का शेयर है। ठीक है। वो कम से कम भी 6-7 साल हो गया मुझे होल्ड किए हुए। किस भाव पे लिया था आपने? ये एवरेज मेरा पड़ता है करीबन 6 रुपया। ठीक है। तो अभी मतलब क्या इस कंपनी का क्या पोजीशन है, कुछ बता सकेंगे? ठीक है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगभग 6-7 साल हो गया इसको होल्ड करते हुए। हाँ। और बीच में ये आपने प्रॉफिट इसको बेचने की सोची भी नहीं, क्योंकि अब इसका भाव शायद 45 पैसा या 50 पैसे के आसपास चल रहा है ये काउंटर का। तो आपने इसको बेचने की सोची भी नहीं, या फिर आपने इस काउंटर को चेक ही नहीं किया था कि इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? ना साहब, मैंने कोई ट्रैक भी नहीं किया, बेचने का कोशिश भी नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी कि 45 पैसे का भाव चल रहा है। चलिए जान लेते हैं मिश्रा जी, क्या करें अब आप केएस ऑयल्स में बुरे फंसे हैं, क्योंकि 6 रुपये का आपका एवरेज है, अब इसकी कॉस्ट 45 पैसे रह गई है। रवि, जल्दी से बताइए। मैं जानता हूँ आपका जवाब नेगेटिव ही होने वाला है, लेकिन फिर भी अब क्या इसमें रणनीति होगी? तो मैं जैसे और ज्यादा कितना होल्ड करूँ, ये जरा सुझाव। अब इसमें होल्ड करने लायक बचा क्या है? मतलब मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ पहले। रवि, क्या इसमें अब होल्ड करें ही है? पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये शेयर एक ऐसा है जो कि 3 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आपको 300 रुपए तक का ये शेयर देखने को मिला। उसके बाद मैनेजमेंट पकड़ा गया इनसाइडर ट्रेडिंग में, और उसके बाद फिर इस शेयर को कुछ प्रमोटर्स ने छोड़ दिया। लेकिन आप जैसे जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रमोटर बन जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। मैं समझता हूँ ऐसे शेयर में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। और अभी आपके पास है 45 पैसे है, मैं नहीं समझता कि आपको इसमें कभी भी आगे प्रॉफिट आने वाला है। आप पड़ा रहने दे चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो भी बचता है वो निकाल लें। इस शेयर में फिलहाल कोई तेज़ी आने वाली नहीं है। मैनेजमेंट पूरी तरह से जो है वो निगेटिव है, और काफ़ी मैनेजमेंट इसके छोड़ के जा चुके हैं। कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इस शेयर में कोई तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका पूरी तरह से ये लॉस है, जो बचा है वो लेके बच जाइए, वही ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो जितना बचा है उसे लेकर के किसी और अच्छे स्टॉक में जो ब्लू चिप कंपनीज है उसमें डाल के थोड़ा बहुत मुनाफे को नलीफाई वहाँ से करने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए शायद एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। चलिए, इसी बीच लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांसवाड़ा राजस्थान से। लोकेश, स्वागत है आपका। क्या सवाल है? कुछ प्रोजेक्ट ले रखे हैं। हाँ, बताइए। 94 की रेट में। क्या स्टॉक बताया आपने? ARSS इंफ्रा। अच्छा, ARSS इंफ्रा, ठीक है। किस भाव पे लिया है आपने? सर 94 की रेट में लाया, उसके बाद 60 तक भी चला गया है। ठीक है। कब लिया है आपने ये? ये सर मैंने करीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले 94 के भाव पे लिया है, 75 का भाव अभी चल रहा है। कितना रुक सकता है इसमें आप लोकेश? क्या कोई स्ट्रैटेजी इसके अंदर? सर अभी तो होल्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अगर और करना होगा तो। और एवरेज आउट कर सकते हैं इसमें अगर हमारे एक्सपर्ट बताते हैं तो, या फिर अभी एवरेज आउट करने की स्थिति में नहीं होंगे आप? नहीं सर, जैसा आप बताएंगे, अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी है? क्या 1 साल 2 साल कुछ नजरिया आपका है कि ARSS को मैं इतना टाइम दूंगा, इसमें इतना मुझे मुनाफा मिलेगा? 1 साल का लगभग। 1 साल आप मिनिमम रुक सकते हैं, कहने का मतलब। हाँ। ठीक है, शुक्रिया लोकेश, आपने कॉल किया। जानते हैं सीधे रवि से। रवि, क्या करें ARSS के अंदर? लोकेश भाई, पहली बात है कि ये शेयर ने 110 रुपये का हाई बनाया जुलाई 2016 में। उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस शेयर में काफ़ी हद तक दमखम बचा हुआ है। और आपको यहाँ पर, जैसे अभी अरुण जी भी बोल रहे थे, आप अगर एवरेज कर सकते हैं तो इस 75 और 72 रुपये के भाव पे एवरेज जरूर कर लें। एक स्टॉप लॉस मैं नीचे साइड का बता देता हूँ, आप 65 के स्टॉप लॉस से आप बने रहें। और मैं समझता हूँ कि आपने 1 साल का टाइम पीरियड बताया है, तो 1 साल में ये शेयर में 120 रुपये तक का दमखम बचा हुआ है, यानी शेयर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो इनको अभी शेयर में 140 करोड़ का अभी जेवी से एक ऑर्डर मिला, जिसके बाद ये एक तेज़ी थोड़ी वापस से रिवाइव होती हुई नज़र आई। तो मुझे लगता है कि आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एवरेज कर सकते हो तो ज़रूर एवरेज करें। चलिए, तो अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करने की कोशिश कीजिए। 94 के आसपास है, कोशिश कीजिए कि नीचे थोड़ा और आ जाए, 80 के आसपास। 80 तो खैर नहीं है, लेकिन 85 के आसपास लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको 120 अगर मुनाफा मिलता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। हो सकता है आपको
जल्द से जल्द फायदा मिलेगा। लेकिन शो को अब समाप्त करने का समय आ गया है आज के लिए रवि। लेकिन आज के शो में अगर हम हटको के आईपीओ की बात ना करें तो शायद हटको के आईपीओ के साथ बेईमानी होगी। 80 गुना सब्सक्राइब होता है हटको का आईपीओ, 12,000 का एक लॉट साइज आता है। जिनको अभी लॉट मिलेगा, हालांकि वो अलग बात है, जिनको नहीं मिलेगा वो लिस्टिंग वाले दिन क्या करें, और जिनको हटको का आईपीओ मिल जाता है वो लिस्टिंग वाले दिन क्या कुछ करे। फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद ट्वीट करके इस बात की एक पॉजिटिव संकेत देता है कि काफी शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला है। क्या स्ट्रेटेजी होगी दोनों इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, पहला मैं अरुण जी कहूँगा कि जब भी आईपीओ कोई भी हो, हुडको का देखिए आईपीओ हो या किसी का भी हो, जब भी आईपीओ आपका लिस्ट होता है और शेयर प्राइस लिस्ट आपका पॉजिटिव होता है तो आप 50% पोजीशन तो आपको इमीडिएट बुक करनी चाहिए। दैट इज अ सिंपल स्ट्रेटजी, और उस प्रॉफिट का आप एंजॉय करें वो ज़्यादा अच्छा है, आप अपने पास रखें। दूसरा, आप अगर आपका निगेटिव लिस्ट होता है तो पूरी तरह से उस आईपीओ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके और बचे पैसे में नुकसान हो सकता है। और अब जहां तक हुडको के आईपीओ की बात करें, 80 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास होता है तो ज़रूर होल्ड करें। 3 से 5 साल के अंदर इस स्टॉक में 3 गुना होने के चांसेस आपको दिखेंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रैटेजी के हिसाब से 50% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। जिनको नहीं मिले लिस्टिंग वाले दिन खरीद लें? नहीं, मैं समझता हूँ लिस्टिंग के बाद आप कुछ दिन इंतजार करें, मार्केट में अगर कोई करेक्शन बड़ा देखने को मिले तब इन्वेस्टमेंट करें। अगर नहीं लिस्टिंग में आता है तो तुरंत इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचें, 1-2 हफ्ते तक आप उसको कंसोलिडेट होने दें, क्योंकि इतना अभी मार्केट में इतनी तेजी आपको नहीं देखने को मिलेगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं। एक कंसोलिडेटेड फेज में आता है तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा आसान होता है और आपका पैसा सेफ होता है। चलिए रवि, आपने तमाम शेयर्स पे बात की, कोई आखिर में डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर? जिन भी शेयर में बात करी, मेरी इसमें कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी की तरफ से क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए हुए होंगे। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर रवि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मार्केट दिस वीक में आज इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर आपसे होगी मुलाकात, जहां शेयर बाजार का जो तमाम सिलसिला है और आपकी जो उलझन है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।